हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल अपन ने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी वो था सातवाहन युग में राजनीति किस प्रकार थी। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं सातवाहन युग की अर्थव्यवस्था। सातवाहन युग की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। सातवाहन युग की अर्थव्यवस्था, इसमें आप लिखो छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के द्वितीय शहरीकरण के प्रभाव के कारण प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्से व्यापार के लिए खुले, अतः आगे चल के दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन का पठार नाम सुना होगा ना ज्योग्राफी में। अतः आगे चलकर दक्कन के क्षेत्र में आर्थिक संभावनाएं उत्पन्न हुई। इसके आगे लिखो मौर्य साम्राज्य के प्रभाव के कारण दक्कन में राज्य निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रभाव के कारण दक्कन में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो लिखो आगे, साथ ही बौद्ध धर्म के फैलाव के कारण भी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। अतः मौर्य राज्य और रोमन व्यापार के प्रभाव से दक्कन में शहरीकरण प्रोत्साहित हुआ। फिर इसके बाद आप अगले पैराग्राफ में लिखो शिल्पकला। लोहे का कार्य, लिखो उसमें लोहे का कार्य इस समय में लोकप्रिय था। और अनेक गांवों में भी लोहे के औजार बनाए जाते थे। फिर इसके बाद आगे लिखो जातक कथाओं में
जातक कथाओं में जातक कथाओं में कुल और पुत्र, जातक कथाओं में कुल और पुत्र, कुल और पुत्र शब्दों का इस्तेमाल शिल्प के शिल्प के शिल्प के कार्य के साथ किया गया। जातक कथाओं में कुल और पुत्र शब्द का इस्तेमाल शिल्प के कार्य के साथ किया गया। शिल्प के कार्य के साथ किया गया। जैसे जैसे सप्तवाह कुला, सप्तवाह कुला, जैसे सप्तवाह कुला। सप्तवाह क्या है आपको पता नहीं होगा। सप्तवाह है जो व्यापारियों के काफिले होते थे, उन काफिलों के मुख्य को कहा जाता था सप्तवाह। सप्तवाह काफिलों के मुख्य के, कौन से काफिले? व्यापारियों के काफिले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे व्यापार करने हेतु। ठीक है, तो जातक कथाओं में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सप्तवाह कुला, यानी ये इंगित कर रहा है कि व्यापार उस समय में बहुत अच्छा हुआ करता था। कुल शब्द को शिल्प के कार्यों के साथ जोड़ के देखा गया, व्यापार के कार्य के साथ जोड़ के रखा गया। जैसे सप्तवाह शब्द है और इसके साथ कुल को जोड़ दिया गया। फिर इसमें आगे लिखो वध की पुत्र, वध की पुत्र, वध की पुत्र, अंग्रेजी में लिख रहा हूं वध की, DHAKI, वध की पुत्र, यानी वध की का मतलब होता है कारपेंटर, जो लकड़ी का कार्य करता है। वध की पुत्र का क्या मतलब हुआ? लकड़ी के कार्य करने वाले का बेटा, यानी जो लकड़ी के शिल्प में जुड़ा हुआ है उसके बेटे को क्या कहते हैं? वध की पुत्र, कि लकड़ी के कार्य करने वाले का बेटा है। इसका मतलब क्या है कि इन काम धंधों की अहमियत थी, ये काम धंधे इंपॉर्टेंट हो चुके थे उस समय में, चाहे कारवा का काम हो या फिर लकड़ी का काम है। इवन जातक कथाओं में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि वध की पुत्र, समझ गए ना, ये काम धंधा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसके बेटे को किस नाम से लोग जानते रहे? वध की पुत्र, ये लकड़हारे का बेटा है, वध की पुत्र। और जातक कथाएं कौन सी है? बौद्ध धर्म में कई कहानियां लिखी हुई है, उनको जातक कथाएं कहते हैं। पता ना जातक कथाएं गौतम बुद्ध के जो प्रीवियस जो बर्थ हुए हैं उससे संबंधित जानकारियां हैं, पूर्व जन्म की जानकारियां हैं। उसमें सही जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम कहानियों के थ्रू हमें उस समय के इतिहास की एक झलक मिल जाती है। उस समय में दैनिक दिनचर्या लोगों की किस प्रकार की हुआ करती थी, सामाजिक आर्थिक जीवन किस प्रकार का हुआ करता है, उसकी एक झलक देखने को मिल जाती है। क्योंकि कहानियों में भी कई क्या होता है, कई बार वास्तविकता होती है कि किस प्रकार से लोग रहा करते थे, किस प्रकार से लोगों की भावनाएं हुआ करती थी। कहानियों में सब चीज देखने को मिलती है ना। अतः शिल्प का स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन, अतः शिल्प का स्थानीयकरण, यानी एक स्थान फेमस हो गया एक शिल्प के कार्य के लिए। अतः शिल्प का स्थानीयकरण, कोमा शिल्प कार्य में वंशानुगत पद्धति, शिल्प कार्य में वंशानुगत पद्धति, यानी लकड़हारे का बेटा लकड़ी का ही कार्य करेगा, लोहार का बेटा लोहे का ही कार्य करेगा, इसको वंशानुगत कहते हैं। तो शिल्प के कार्यों में वंशानुगत पद्धति, कोमा शिल्प विशिष्टीकरण आदि देखने को मिलते हैं। शिल्प विशिष्टीकरण, स्पेशलाइज्ड शिल्प विशिष्टीकरण आदि देखने को मिलते हैं। मतलब एक ही शिल्प के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना। कुछ लोग हैं केवल एक ही काम धंधे से जुड़े हुए होंगे जो उसको एज एन एक्सपर्ट करते रहेंगे, उसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं, विशिष्टीकरण, यानी शिल्प विशिष्टीकरण। फिर आगे लिखो इस समय में व्यापारिक और
शिल्प की श्रेणियां अस्तित्व में थी। इस समय में व्यापारिक और शिल्प की श्रेणियां, श्रेणियां समझ गए ना, ट्रेड यूनियन की तरह, एक तरह की उनका संघ, व्यापारियों का संघ। अगर कोई लकड़ी का कार्य करता है तो लकड़ी के कार्य करने वालों का संघ, उनको श्रेणी कहा जाता था। तो इस समय में व्यापारिक और शिल्प की श्रेणियां अस्तित्व में आ चुकी थी। अतः अतः खरीदार ढूंढना अतः खरीदार ढूंढना, कच्ची सामग्री की समस्या, अतः खरीदार ढूंढना कच्ची सामग्री की समस्या आदि का निवारण आदि का निवारण आदि का निवारण श्रेणियों के द्वारा आसानी से किया जा सका। आदि का निवारण श्रेणियों के द्वारा आसानी से किया जा सका। जैसे एक ये सवाल आईएएस मेंस में आया हुआ है हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कि 200 बीसी से लेके 200 एडी तक श्रेणियों के महत्व के बारे में बताओ। ठीक है, उसमें टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया, 400-500 सालों में श्रेणियों का क्या महत्व था। तो उसमें यही सारे बातें आएंगी, किस किस प्रकार की श्रेणियां हुआ करती थी, उनका महत्व क्या था। व्यापार करना आसान हो गया, शिल्प करना आसान हो गया, उन्होंने अपना एक अलग संघ बना लिया। उनके इसमें एग्जाम्पल देने पड़ेंगे किस किस प्रकार की श्रेणियां थी उस समय में। हाथी के दांत का कार्य करने वालों की श्रेणियां हो गई, बुनकरों की श्रेणियां हो गई। तो अनेक प्रकार के काम धंधे सुगमता से होने लग गए, लेकिन उसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर रखा था। उस टाइम पीरियड के बारे में बात करनी है, उसके आगे के बारे में बात करोगे तो आंसर उसमें गलत हो जाएगा। फिर आगे लिखो, श्रेणियों के माध्यम से शिल्प का कार्य सुगमता से हो सका। श्रेणियों के माध्यम से शिल्प का कार्य सुगमता से हो सका। जबकि सुगमता से हो सका जबकि केवल परिवार पर आधारित शिल्प का कार्य, केवल पारिवाहिक इकाई पर आधारित शिल्प का कार्य केवल पारिवारिक इकाई पर के आधार पर शिल्प का कार्य इतना अधिक व्यवस्थित नहीं हो सकता था। देखो, श्रेणियां आने से पहले क्या था, पारिवारिक इकाई के तौर पे शिल्प का कार्य होता रहा। और जो कोई अगर लकड़ी की टोकरियां बना रहा है तो उसका पूरा परिवार इसमें शामिल है, उसका बेटा शामिल है, उसका बाप शामिल है, उसका दादा शामिल है, और घर की महिलाएं वो भी इसमें शामिल है। लेकिन परिवार एक इकाई के तौर पे उसका उत्पादन हुआ। ये इतना अधिक सुगमता से नहीं हो सकता, इतना अधिक व्यवस्थित तरीके से नहीं हो सकता जितना कि श्रेणियां शिल्प का कार्य व्यवस्थित तरीके से करती है। क्योंकि वृहद इकाई होगी ना, परिवार में 4-5 लोग हैं और श्रेणियों के कितने सारे सदस्य हैं। उस गांव के सभी जो बुनकर हैं वो श्रेणी के सदस्य होंगे, समझ गए। तो कार्य को करना आसान हो गया, संख्या बड़ी होगी, सदस्य बढ़ गए उसमें। इसमें आगे लिखो, जातक कथाओं में शिल्प कार्य के विशेषज्ञों का वर्णन है। जातक कथाओं में शिल्प कार्य के विशेषज्ञों का वर्णन है। जातक कथाओं में शिल्प कार्य के विशेषज्ञों का वर्णन है। जैसे, इसको आप इंग्लिश में लिखो, जैसे मास्टर MASTER, जैसे मास्टर गार्लैंड मेकर, मास्टर MASTER गार्लैंड GARLAND, मेकर MEKER, मास्टर गार्लैंड मेकर यानी माला बनाने वाला विशेषज्ञ। समझ आ गया ना, तो उनका जिक्र करके जाते कथाओं में माला बनाने वाला विशेषज्ञ हो गया, मास्टर क्राफ्टमैन
शिल्प के कार्य करने वाला विशेषज्ञ हो गया, तो उनको संज्ञा दे रखी है मास्टर गार्लैंड मेकर कहते हुए। उस्ताद, उसको हिंदी में कहेंगे उस्ताद। उस्ताद समझ गए ना, मास्टर का मतलब यहाँ पे वो उस्ताद जो अपने कार्य में पूर्ण रूप से निपुण है। तो माला बनाने वाला उस्ताद हो गया, लकड़ी का कार्य करने वाला उस्ताद हो गया। तो ये सारे शब्द जातक कथाओं में मेंशन्ड है। इसका मतलब है कि शिल्प का कार्य बहुत ही अधिक विशिष्टीकरण के साथ होता रहा इस समय। फिर आगे लिखो, अगला पैराग्राफ है शहरी केंद्र। शहरी केंद्र, शहरी केंद्र अनेक कारणों से शहरों का विकास हुआ। अनेक कारणों से शहरों का विकास हुआ। जैसे जैसे विहार और चैत्य, जैसे विहार और चैत्य प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर बने थे। जैसे विहार और चैत्य प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर बने थे और धीरे धीरे वहां पर कस्बे और शहर का विकास हो गया। धीरे धीरे वहां पे कस्बे और शहर का विकास हो गया। जैसे कई जगह पे मेन हाईवे गुजरते हैं, 2-3 हाईवे एक जगह पे मिलते हैं, तो वहां पे शहर बन जाता है ना, आसपास एक कस्बा बन जाता है, आबादी आ जाती है, लोग रहने लग जाते हैं। उसी प्रकार से जहां पे चैत्य और विहार बने हुए थे, वहां पे भी देखने को मिला है कि शहरों का निर्माण हो गया, आसपास आबादी वहां पे आके बस गई और लोग रहने लग गए। जैसे नासिक, उदाहरण दे रखे हैं, जैसे नासिक में आपको चैत्य विहार भी मिल जाएंगे और उसमें शहर भी हुआ करता है। नासिक सोपारा, सोपारा एक बंदरगाह है पश्चिमी तट पे, सोपारा गुजरात में। सोपारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सोपारा। नासिक, सोपारा, अमरावती। अमरावती ये धार्मिक केंद्र थे जो धीरे धीरे शहर में तब्दील हो गए। दे बिकेम अर्बन सेंटर्स। नासिक, सोपारा, अमरावती, कोमा नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा मतलब चैत्य और विहार के कारण ये फेमस हुए हैं और फिर शहर बन गए। नागार्जुन कोंडा। फिर आगे लिखो, दक्कन के क्षेत्र में कई किलेबद्ध बस्तियां भी मिली है। दक्कन के क्षेत्र में कई किलेबद्ध बस्तियां, यानी जिनको चार दीवारी से प्रोटेक्ट कर रखा था, संरक्षित कर रखा था, किलेबद्ध बस्तियां हो गई। ऐसा शहर जिसके चारों तरफ दीवार बनाई हुई हो, हमें किलेबद्ध बस्तियां भी मिली है। जैसे रोमन लेखक, रोम का लेखक, जैसे रोमन लेखक प्लिनी। प्लिनी का नाम सुना है किसी ने? प्लिनी किसी ने सुना है? हाथ खड़ा करो, किसने सुना है प्लिनी का नाम? प्लिनी, हो सकता है लिखने के बाद एक दो हाथ खड़े हुए यहाँ पे। प्लिनी का नाम सुना है किसने? प्लिनी कौन था? किसी ने पढ़ा हो हिस्ट्री? किसी ने नहीं सुन रखा? तो प्लिनी था एक रोम का लेखक, इसने भारत और रोम के व्यापार के बारे में अपनी किताब में लिखा है। और इसने सबसे फेमस बात क्या कही है कि भारत का व्यापार इतना अधिक अच्छा था, इतना अधिक विकसित था कि व्यापार के कारण रोम का सारा सोना चांदी रोम से निकल के भारत में आके दफन हो गया। इसकी बहुत फेमस स्टेटमेंट है, समझ गए ना? क्योंकि भारत का व्यापार इतना अधिक अच्छा था। भारत कोई भी वस्तु देगा बदले में वहां से सोने और चांदी के सिक्के लेगा, सोना और चांदी लेगा। तो इस तरीके से सारे का सारा सोना और चांदी, ये कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन के रूप में कर रहा है, शिकायत करते हुए कर रहा है कि हमारे देश का सारा सोना भारत में जाके दफन हो गया, क्योंकि भारत इतनी सारी वस्तुओं का निर्यात कर सकता है और हमारे पास इतनी वस्तुएं नहीं जिनका हम निर्यात कर सके। हमारे पास सोना और चांदी है। भारत कपड़ों का निर्यात कर सकता है, भारत हाथी दांत का निर्यात कर सकता है, कई सारी वस्तुएं। तभी तो कहते हैं कि प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में भारत का व्यापार बहुत ही बढ़िया हुआ करता था। लेकिन समस्या कब शुरू हुई? समस्या शुरू हुई अंग्रेजों के आने के साथ। क्योंकि जब अंग्रेजों के हाथ में भारत की सत्ता लग गई तो उन्होंने व्यापारिक नीति इस प्रकार से बनाई कि उस नीति का सारा फायदा इंग्लैंड को मिले, लंदन को मिले।
समझ गया ना, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं ना। तो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि प्लिनी का स्टेटमेंट रहा है कि सारा का सारा सोना चांदी रोम से निकल के भारत में दफन हो गया, यानी भारत वास्तव में ये सोने की चिड़िया प्राचीन भारत में रहा है। लेकिन ये सोने की चिड़िया का खात्मा हुआ था अंग्रेजों के भारत में आने के पश्चात। फिर भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा, फिर भारत बहुत ही अधिक गरीब बन गया। प्लिनी कहता है कि दक्कन में 30 किलेबद्ध शहर हैं। 30 किलेबद्ध शहर हैं, 30 किलेबद्ध शहर हैं। अतः आंध्र दक्कन का ही क्षेत्र है। अतः आंध्र को वॉल्ड टाउन के लिए जाना जाता है। वॉल्ड टाउन क्या मतलब हुआ इसका? आंध्र क्षेत्र को वॉल्ड टाउन, यानी ऐसे शहर जिनको किलेबद्ध कर रखा है। तो आंध्रा वाज नोन एज वॉल्ड टाउन का मतलब समझ आ गया ना। आंध्र में इतने सारे ऐसे शहर हैं जिनको चारों तरफ से किलेबद्ध कर रखा है, दीवार बना के सुरक्षित कर रखा है, वॉल्ड टाउन। इसको ऐसा का ऐसा लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं किसी तरह की। वॉल्ड का मतलब दीवार है, आपको पता है वॉल, और टाउन का मतलब आपको पता ही कस्बा हो गया, शहर हो गया। फिर लिखो अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद मत लिखो, औरंगाबाद है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक बस्ती मिली है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक बस्ती मिली है जिसका नाम है भोकरदन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बस्ती मिली जिसका नाम है भोकरदन। यह उज्जैन से प्रतिष्ठान, दोनों जगह का नाम है उज्जैन और प्रतिष्ठान। यह उज्जैन से प्रतिष्ठान के मार्ग पर बसी है। यह उज्जैन से प्रतिष्ठान के मार्ग पर बसी है। फिर आगे लिखो शहरी क्षेत्र के अमीर व्यापारियों ने सांची और बारहुत स्तूप को दान दक्षिणा भी दी। शहरी क्षेत्र के अमीर व्यापारियों ने बारहुत कोमा सांची, पहले लिखा चुके हैं, बारहुत कोमा सांची स्तूप को दान दक्षिणा भी दी। ठीक है, इसके बाद आप आगे लिखो। अगला पैराग्राफ है व्यापार। अब शहरी केंद्र के बारे में बात कर ली। इसी के साथ ही हम यहाँ पे डिस्कशन अपना समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।